नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार सरकार हमेशा ये कहती है कि 3 जो सी है, उससे कभी भी वो समझौता नहीं करती। दरअसल हम बात कर रहे हैं 2005 में जब नीतीश कुमार पदासीन हुए, यानी जब मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, तब उन्होंने सबसे पहली जो बात थी वो यही कहा था कि ट्रिपल सी से हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन कई महीनों से ये देखा जा रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, ये एक फहरिस्त ट्विटर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फहरिस्त जो है वो क्राइम का है, क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही है बिहार में, कहाँ क्या हो रहा है, ये पूरी लंबे लिस्ट लगातार वो दिखाते नजर आते हैं। भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आदित्य पासवान, उन्होंने भी ये बीड़ा उठा लिया है। भाई, जब भी दलितों के साथ इस राज्य में कोई भी घटना घटित होती है तो ये हमेशा सजगता से आवाज बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति कई बार आई है, आवाज भी बुलंद किया है चैनलों के माध्यम से, कई अखबारों के माध्यम से। अब जो स्थिति है कि भाई जो पीड़ित परिवार हैं उनको लेकर संवाददाताओं के सामने बोलना शुरू कर दिया है। ये भी बात अब सामने आ रही है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती, इनको इंसाफ नहीं देती है सरकार, तो इन्हें लेकर वो खुद सड़क पर उतरेंगे। आदित्य पासवान आज हमारे साथ हैं और हम इन्हीं मुद्दों पर आज इनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य पासवान जी, स्थिति जो है वो हमेशा आप दिखाते रहते हैं कि क्या कुछ हुआ है। इतने वर्षों से, इतने महीनों से, अगर कहा जाए कुछ महीनों से, तेजस्वी यादव भी एक लिस्ट लंबी दिखाते हैं। सरकार के कान पर जू क्यों नहीं रेंगती अगर इसमें सच्चाई है तो? या फिर सरकार कहती है कि मतलब सरकार की अगर माने, अगर इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप लोग मतलब ये फेक रिपोर्ट दे रहे हैं। मतलब अगर फेक रिपोर्ट अगर हम दे रहे हैं और कार्रवाई अगर हो रही है तो आज जो प्रेस वार्ता आप लोगों के सामने हमने किया, उसमें इतने पीड़ितों के परिवार, जो परिजन हैं, वो नहीं आते। आपने देखा कि किस तरह से कोमल पासवान जो औरंगाबाद में जो 13 वर्षीय बच्ची थी, जिसका 14 मार्च होली वाले दिन गाड़ी से कुचल दिया गया था, उसके परिजन यहाँ आए और किस तरह से भावुक थे वो लोग। 13 मार्च को विक्रमगंज अनुमंडल में कछवा थाना के लेवा गांव में वहां पे 16 वर्षीय रचना पासवान की निर्ममता से हत्या कर दी गई। अगर न्याय मिला होता तो आज उसके भाई और उसकी माता आकर के यहाँ आप लोगों के समक्ष अपने आंसू नहीं गिरा रही होती। हमारा एक युवा साथी मंजय पासवान, रुपेश पासवान, जिस बुरी तरह से सामंतवादियों ने मुजफ्फरपुर के सरिया थाना के गुड़ीगांवा में जो मारपीट किया, अगर न्याय उसे मिला होता या वहाँ के लोगों को न्याय मिला होता तो आज वो लोग यहाँ आप लोगों के समक्ष आके न्याय की गुहार के लिए सरकार से नहीं बोल रहे होते। तो स्थिति जो है वो सरकार के कंट्रोल में, मुझे लगता है कि प्रशासन के कंट्रोल में नहीं है। और यही कारण है कि या तो समर्थक जो हैं, जो ये काम जो करते हैं, जो जिस तरह के जो उत्पीड़न, शोषण, जो हत्या के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, वो सरकार से उनके तार सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इसीलिए इतने गंभीर मामलात होने के बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आते हैं और सजा उन्हें नहीं मिलती है। और ये अफसोस और शर्म की बात है कि एक नहीं, दो नहीं, ऐसे अनगिनत वाकयात हैं जो लगातार बिहार में हो रहे हैं और लगातार न्याय के लिए गुहार लगाया जा रहा है और न्याय उन्हें नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के लिए आप लोग गुहार लगा रहे हैं। आप एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के। बिहार में इतने बड़े नेता हैं जो इस वक्त सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, और राज्य में भी लोग हैं जो मंत्रालय में हैं, वो भी कहते हैं कि हम इनके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। तो आपको लगता है कि आप सत्ता में न रह के आवाज बुलंद कर पाएंगे और ये लोग सत्ता में रह के, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहा है? ये लोग हंसी के पात्र हैं मेरे हिसाब से। अगर मुझसे पूछिएगा तो आज प्रवक्ता होना नहीं होना को बहुत मैटर नहीं करता है। मैं दलित समाज का लड़का हूँ, दलित समाज का बेटा हूँ। जो गरीब, जिसकी कोई नहीं सुनता है, उसकी आवाज बनने के लिए आदित्य पासवान हमेशा तत्परता से आगे आता है और आगे आते रहूंगा। न्याय के लिए आवाज उठाता रहूंगा।
ये लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये कभी करते ही नहीं थे। समाज से कोई मतलब नहीं है। जो मंत्री बने हुए हैं, जो सत्ताधारी व्यक्ति हैं, वो सत्ता उन्हें मिल चुका है तो उन्हें गरीब की परवाह क्या है। जो दिल्ली बॉम्बे में रहता है, जो आलीशान बंगलों में रहता है, जो सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ है, वो उसे गरीब का दर्द और उसे आंसू क्या समझ में लेकिन आएगा। कहते तो हैं कि भाई हम उस समाज से हैं और उस समाज के ही हम हमें पहचान मिली है, उसी समाज से पहचान मिली। कौन कहता है? जिसके बारे में आप कह रहे हैं। किसके बारे में मैं कह रहा हूँ? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि सत्ता में जो लोग हैं, आलीशान बंगलों में जो रहते हैं, वो गरीब का दर्द, गरीब के आंसू का जो दर्द है, वो समझ नहीं सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर के बारे में बोल रहे हैं तो बोलिए, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं जवाब दूंगा। तो चलिए हम अब खोलते हैं बात को, चिराग पासवान को लेते हैं, इधर जीतन राम मांझी को लेते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे भी सत्ता में हैं, चिराग पासवान भी सत्ता में है, मंत्री हैं वो इस वक्त। वो काफ़ी चर्चित भी रहे हैं और उसी समाज से हैं। क्या लगता है ये लोग चुप हैं, ये लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आप ही हैं देखने वाले? भाई ये तो सत्ता जाने का जब मोह भय रहेगा जिसको, तो वो सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकता है। अच्छा। गया में मुसहर समाज के एक व्यक्ति का दोनों हाथ काट दिया गया, ये दोनों हाथों को काट दिया गया और उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, न्याय के लिए आवाज उठाया था। जीतन राम मांझी जी ने उसके लिए कुछ नहीं किया। उसी रेंज में, उसी शाहाबाद के रेंज में औरंगाबाद भी आता है और कोमल की हत्या कर दी गई। विक्रमगंज में रचना की निर्ममता से हत्या कर दी गई और मांझी जी का, ना उनके बेटे का, ना उनकी बहू का, सबको वो एमएलए बनाए हुए हैं, एमपी बने हुए हैं। कोई बयान उनका नहीं आता है न्याय के लिए, एक बार भी वो लोग नहीं जाते हैं वहां पे, कोई बात नहीं होती है। तो ये दिखाता है कि सत्ता का भय उन्हें किस तरह से सता रहा है और सत्ता जाने का भय। और जो परिवार, देखिए, जो परिवार में जो घिरा रहेगा, जैसे जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान, ये लोग परिवार और पूंजीपतियों के आसपास घिरे हुए हैं। तो ये जानते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ ये बोलेंगे तो इनकी सत्ता चली जाएगी। चिराग पासवान तो जैसे मेरे पिताजी पासवान समाज से आते थे, मेरी माता जी पासवान समाज से आती थी, तो चिराग पासवान में तो वो भी है नहीं, तो मिक्स है। तो वो दर्द कैसे समझेंगे? बड़े बड़े आलीशान बंगलों में वो रहे हैं, वो सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं, तो दर्द कहाँ से वो महसूस कर पाएंगे? समाज के साथ तो कभी वो रहे नहीं, सड़क पे तो कभी धूल उन्हें फाकी नहीं। तो लेगेसी पिता के कारण वो मिल गया सत्ता, और बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो वो अब समाज समझ चुका है कि ये बहरूपीय लोग हैं और इनसे कुछ होना नहीं है। यही जब यहाँ रोकते हैं आपको और हम दिखाते हैं दर्शकों को, वो विजुअल दिखाते हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो किस तरह से उसकी जो माँ है वो बिलख रही है, रो रही है। उसकी जो 15 वर्षीय बेटी है उसको कैसे लोग उठा ले गए और उठाने के बाद क्या हश्र हुआ, वो हम आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। जो पिता हैं पीड़िता के, यानी जो पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची जो है वो औरंगाबाद में होली खेलने गई थी अपने ननिहाल में, और वहाँ उसके साथ जो हुआ, उसके पिता और उसकी बहन जो है वो क्या कहती है, वो जरा हम संक्षिप्त में आपको सुनवाना चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और सीधा फिर हम आदित्य पासवान जी से मुखातिब हैं। FIR हुआ था, उसमें नाम हम लोग ओपन नहीं किए। माँ का हम लोग यहाँ पर दोनों भाई रहते नहीं है, दोनों भाई बाहर आते हैं। हम लोग 11 तारीख को टाटा पर ले गए, दोनों भाई 2 जगह उधर जाए। तो 12 तारीख को मेरी बहन 11:30 बजे तारीख में नपाता हुई। 11 तारीख को माँ को धमकी दिया था 50 रुपये का, जिससे नाथ का लड़का है उसी का जमीन लिए था हमारे पास। तो वो बोला कि ये जमीन छोड़ दो, तुमको 15-20 लाख महंगा देंगे, रोड साइड का जमीन है। तो मम्मी को गाली गलत किया कि जमात में कहाँ पे हमारे बाबा की जमीन ले लिया, अगर तुम जमीन नहीं छोड़ा तो तुमको कब बता देंगे। आज धमकी दिया और कल हमारा बहन गायब हो गई, लेकिन मम्मी बात हम लोग से नहीं बोली। ये घटना हम लोग दिन बखोजे उसको नहीं 16 वर्ष की घटना है। 12 मार्च को नकाता हुई है, 13 तारीख को सुबह में 9-10 बजे उसका बॉडी मिला है। तो हम लोग ना वहीं पे पंप निकाल के और नहा के बस घर में ही एंट्री कर रहे थे कि अचानक से ना वो हॉर्न बजाया, ना कोई गेट ढक कुछ भी नहीं किया, सीधे स्पीडली गाड़ी लेके आया। इतना स्पीड में लाया ना कि हम भी वहीं थे,
उसका स्पीड से हम उधर फेंका गए और मेरी कोमल और मौसी की बेटी मुस्कान दोनों चक्का के नीचे आ गई। कोमल के तो चेस्ट के पास यहाँ एक चक्का चढ़ा हुआ था और मुस्कान जो मौसी की बेटी है उसका एक पैर पर चक्का चढ़ा हुआ था। और कोमल को इतना मारा ना, और हम अकेले ही, मतलब गाड़ी चालू ही था ना, वो गाड़ी पीछे कर रहा है ना कुछ कर रहा है, गाड़ी का चाबी लगा के वो वहां से, और हम लोग अकेले ही गाड़ी ऐसे करके ठेल रहे थे। ठेलने के बाद हम अपनी बहन को लिए ऐसे और हॉस्पिटल के लिए दौड़े। तब तक हम लोग सब लोग देखने लगा कि किसकी बेटी छिपाई, किसकी बेटी छिपाई। तब तक वो भाग गया वहां से, गाड़ी वैसे ही चालू छोड़ के भाग गया। फिर आसपास का लोग उसका गाड़ी बंद किया और ले जाके वहाँ थाना में जमा कर दिया। और हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे बोल दिया कि अब कोमल अभी तक कार्रवाई हुई है नहीं? कुछ नहीं हुआ है, बस वो हम लोग दबाव डाले। 5-6 दिन के बाद वो खुद ही सरेंडर किया अपने आप को, जब दबाव बना ना उस पे। आदित्य पासवान जी, अब सवाल यही उठता है कि अब आपने बीड़ा उठा लिया है, ये बीड़ा क्या आपका तब तक चलेगा जब तक विधानसभा चुनाव न हो जाए? नहीं, चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। ये कोई हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं नहीं। मेरा विधानसभा कहीं और है, मेरा गृह जिला कहीं और है। नहीं, अमूमन ये देखा जाता है कि जब प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है नेताओं को, हाँ। तो इस तरह के जो कारनामे हैं वो करते नजर आते हैं। आदित्य पासवान भी क्या इसी प्लेटफॉर्म को मजबूत करने में लगे हैं, या फिर उनके वाकई उनके दिल में वो इमोशन है? क्या आप को लगता है कि पिछले जो कुछ वर्षों से मैं ये कर रहा हूँ और न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता हूँ सड़क पर, मुझे नहीं लगता है कि मैं सिर्फ अपना रेपुटेशन बनाने के लिए या सत्ता के लिए वैसा कर रहा हूँ, क्योंकि ना ही ये लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र के हैं, ना ही ये मेरा गृह जिला है। अलग अलग जिलों में जो वाकयात होते हैं, मैं अलग अलग जिलों में जाता हूँ। और अभी जैसा प्रेस वार्ता में लोगों ने कहा भी कि लोग आते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग आते हैं और फोटो वीडियो बना के चला आते हैं। आदित्य पासवान का वो इतिहास नहीं है कि कहीं गया हो और फोटो वीडियो बना के चलाया है। मैं उस लड़ाई को आगे लेके चलता हूँ और ये देखता हूँ कि न्याय उस समाज को, उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को, अगर पीड़ित अगर है वहाँ पे जीवित है तो उसको न्याय मिले। ये सुनिश्चित करता हूँ मैं कि उन्हें न्याय मिले, और न्याय अगर नहीं मिलेगा तो उसकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और ये लड़ाई रोकने वाली नहीं है, और आदित्य को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे आप सत्ता में आए या ना आए। सत्ता से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे अपने समाज के लोगों के हक और अधिकार के लिए, हिस्सेदारी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने से, उसके लिए सत्ता के लिए जरूरत नहीं है। क्या मैं सत्ता में हूँ, क्या मैं विधायक हूँ, क्या मैं सांसद हूँ, लेकिन बुलंदी से, मजबूती से आवाज जो उठा रहा हूँ वो आवाज उठाते रहूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आदित्य पासवान। हालांकि कांग्रेसी नेता हैं ये, लेकिन इस वक्त जो इनके इमोशंस हैं वो अपने समाज के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सबको एकजुट किया है इन्होंने, सबको एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, और ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जो वजूद बनेगा, इसका क्या लिवरेज मिलेगा वो अलग मैटर है। लेकिन आदित्य पासवान को राजपाट से या शासन से, सत्ता से कोई सरोकार नहीं है इस वक्त, और ना ही कोई इसके लिए लोलुपता है, न लालच है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या कुछ परिदृश्य बदलता है आने वाले दिनों में। जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिलता है अथवा नहीं मिलता है, ये भी हम देखेंगे, और फिर आदित्य जी से हम बातचीत करेंगे इस पर। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।